अगर आप भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके एनालिसिस वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक से जीके का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसी का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला है कि कांटेदार वन और झाड़ियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। पहला कथन है कि इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। दूसरा कथन है कि सिल्वर फर जूनिपर पाइन और बर्च इन जंगलों के सामान्य पेड़ हैं। तीसरा कथन है कि पेड़ बिखरे हुए हैं और नमी प्राप्त करने के लिए उनकी लंबी जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करती हैं। तो इसमें जो है कथन ए और कथन सी सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कह रहा है कि कथन ए इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है और कांटेदार वन और झाड़ियां मुख्य रूप से भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है और विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी भागों में, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, आमतौर पर वार्षिक एक वर्ष में 70 सेंटीमीटर से कम होता है। यही कारण है कि वनस्पति शुष्क परिस्थिति के अनुकूल होते हैं और इसलिए यह कथन सही है। और कथन 2 कह रहा है कि सिल्वर फर जूनिपर पाइन और बर्च इन जंगलों के सामान्य पेड़ हैं। उल्लिखित पेड़ जो है, जैसे कि सिल्वर फर, जूनिपर पाइन और बर्च जो है आमतौर पर शीतोष्ण और अल्पाइन जंगलों में पाए जाते हैं, न कि कांटेदार जंगलों और झाड़ियों में। और कांटेदार जंगलों में आमतौर पर बबूल, ताड़, यूफोर्बिया और कैक्टी जैसी प्रजातियां होती हैं जो पानी की कमी के अनुकूल होती हैं, इसलिए यह कथन गलत है। तीसरा कथन है कि पेड़ बिखरे हुए हैं और नमी प्राप्त करने के लिए उनकी लंबी जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करती हैं। कांटेदार जंगलों में पेड़ और झाड़ियां बिखरी हुई हैं और शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विकसित हुई हैं और आमतौर पर उनकी लंबी जड़ें होती हैं जो भूमिगत नमी तक पहुंचने के लिए मिट्टी में गहराई तक फैली होती हैं और ये अनुकूल पौधों को सूखे और सीमित वर्षा की अवधि में जीवित रखने में मदद करते हैं, इसलिए यह कथन भी सही है। इसलिए कथन ए और कथन सी राइट है और कथन बी जो है रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में मानव विकास के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता है। तो यह जो है लगातार क्षेत्रीय असमानताएं हैं, इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। कह रहा है कि भारत में मानव विकास के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक लगातार क्षेत्रीय असमानताएं हैं। ये असमानताएं विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने के मामले में मौजूद हैं। और मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसी क्षेत्र के विकास का एक माप है। भारत में केरल और हरियाणा जैसे राज्यों का मानव विकास सूचकांक एचडीआई उच्च है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य काफ़ी पीछे हैं। यह स्पष्ट क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की, यूक्रेन की राजधानी कौन सी है। तो यूक्रेन की राजधानी जो है वह है कीव है, इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कीव यूक्रेन की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है और यह देश के उत्तर मध्य भाग में नीपर नदी के किनारे स्थित है। कीव यूक्रेन के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो इसे पूर्वी यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बनाता है। अपने लंबे इतिहास के लिए जाना जाने वाला कीव को अक्सर रूस शहरों की माँ कहा जाता है, क्योंकि यह कीव रूस के युग के दौरान एक प्रमुख शहर था जो एक मध्ययुगीन पूर्वी स्लाव राज्य था, इसलिए कीव सही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि विंध्यन सेल प्रणाली किसके लिए जाना जाता है। तो विंध्यन सेल प्रणाली जो है यह चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह कह रहा है कि विंध्यन सेल प्रणाली भारत के सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों में फैली हुई है। और यह मुख्य रूप से तलछटी चट्टानों से बनी है, जिसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल शामिल हैं। चूना पत्थर विंध्यन प्रणाली से जुड़ा सबसे प्रमुख खनिज है, जिसका उपयोग सीमेंट निर्माण में एक निर्माण सामग्री के रूप में और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है कि
फरवरी 2025 में लॉन्च किए गए और इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए निसार उपग्रह का क्या उद्देश्य है? तो ये जो निसार उपग्रह है उसका उद्देश्य है कि पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि निसार जो कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और उपग्रह को पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी, प्राकृतिक खतरों और वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे कि बर्फ की चादर की गतिशीलता, वन जैव भार और कृषि पैटर्न की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। और द्वैत आवृत्ति रडार प्रणालियां नासा द्वारा यल बैंड और इसरो द्वारा यस बैंड से लैस निसार उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग क्षमताओं को सुनिश्चित करता है। मिशन का उद्देश्य जलवायु निगरानी, आपदा प्रबंधन और वैश्विक स्तर पर संसाधन मानचित्रण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। इसे फरवरी 2025 में लॉन्च किया जाना है, जो 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच पृथ्वी विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सहयोग को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने डॉट वर्ष में अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया था। तो यह जो है भारत ने 1952 में शुरू किया था। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने अपना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया, जो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। और यह कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि के मुद्दों को दूर करने और प्रजनन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना में सीधे शामिल नहीं है? तो यह जो है शिशु मृत्यु दर है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जिसका उपयोग देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को मापने और रैंक करने के लिए किया जाता है। पहले 3 मुख्य आयामों पर केंद्रित है। पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। क्योंकि स्वास्थ्य आयाम का आकलन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा किया जाता है, जो जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है। कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर जबकि एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक है, सीधे एसडीआई की गणना में शामिल नहीं है। इसके बजाय यह अप्रत्यक्ष रूप से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पर इसके प्रभाव के। अगला क्वेश्चन है कि माघ मेला 2026 प्रतिवर्ष प्रयागराज में किस अवधि के दौरान मनाया जाता है? तो यह जो है पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माघ मेला 2026 प्रयागराज में शुरू हुआ, जो हर साल संगम के तट पर पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाता है, जिसमें अनुष्ठानीय स्नान और दान के लिए भक्त आते हैं। कह रहा है कि माघ मेला प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट पर मनाया जाता है और भक्त कल्पवास करते हैं, नदी के किनारे सादा जीवन जीते हैं, ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, जाप करते हैं और दान करते हैं। और यह त्यौहार 3 नदियों के संगम की पवित्रता के कारण आध्यात्मिक प्रथाओं को बढ़ाता है और माघ महीने में प्रतिवर्ष आयोजित यह भारत में सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पेड़ मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं? तो यह जो मैंग्रोव वनों में जो है यह सुंदरी वन पाए जाते हैं। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। कह रहा है कि सुंदरी के पेड़ मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख प्रजाति हैं। ये पेड़ खारे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल होते हैं और जोरीय क्षेत्रों में पनपते हैं और मैंग्रोव वन खारे पानी में जीवित रहने की अपनी अनूठी क्षमता से पहचाने जाते हैं, जहां ताजा और खारा पानी मिलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण बी को पढ़ें, सही विकल्प चुनें। कह रहा है कि अभिकथन ए है कि महालनोबिस मॉडल ने भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया और कारण आर है कि माना जाता है कि ये उद्योग दीर्घकालिक उत्पादक क्षमता का विचार करेंगे। तो इसका जो है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा।
कह रहा है कि अभिकथन महालनोबिस मॉडल ने भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया। और महालनोबिस मॉडल, जिसे दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में पेश किया गया था, ने इस्पात मशीनरी और पूंजीगत वस्तुओं जैसे भारी उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए यह कथन सही है। और कारण आर है कि माना जाता है कि ये उद्योग दीर्घकालिक उत्पादक क्षमता का विस्तार करेंगे। इसमें कह रहा है कि भारी उद्योगों पर जोर देने के पीछे तर्क एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाकर दीर्घकालिक आर्थिक विकास की नींव बनाना था। भारी उद्योग अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होता है, इसलिए यह कथन भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर अनुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला पीर पंजाल श्रेणी, दूसरा है जास्कर श्रेणी, तीसरा है महान हिमालय, चौथा है लद्दाख श्रेणी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। पहले पीर पंजाल श्रेणी आया, उसके बाद से महान हिमालय आया, फिर जास्कर श्रेणी आएगा, फिर लद्दाख श्रेणी आएगा। कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी फर्स्ट पे रहेगा। मुख्य हिमालय के दक्षिण में स्थित यह लघु हिमालय का हिस्सा है और क्रम में सबसे दक्षिणी प्रमुख श्रेणी बनाता है और कश्मीर घाटी और बाहरी मैदानों के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य करता है। दूसरा है महान हिमालय हिमाद्री। और पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में स्थित है और माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा सहित विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को समाहित करता है और अस्थायी बर्फ के आवरण और ग्लेशियरों की विशेषता है। दूसरा है जास्कर श्रेणी। महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जास्कर घाटी को लद्दाख से अलग करता है जास्कर श्रेणी और गहरे घाटियों और उबड़ खाबड़ इलाकों के लिए जाना जाता है। और लद्दाख श्रेणी जो है दी गई श्रेणियों में सबसे उत्तरी है और तिब्बत में विस्तार करने वाला ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है और बंजर परिदृश्य और उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान की विशेषता है। अगला है कि प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस को डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है, तो इसे जो है इंडिया गेट के डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है, तो यह जो है वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह दिया हुआ कि वस्त्र क्षेत्र कृषि के बाद भारत में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और यह भारत में सीधे 45 मिलियन से अधिक लोगों और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। और इस क्षेत्र में कपास, जूट, रेशम, ऊन और मानव निर्मित रेशों के उत्पादन जैसी विस्तृत श्रृंखला की गतिविधियां शामिल हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान उत्पादन और निर्यातक देशों में से एक है। कह रहा है कि भारत में वस्त्र उद्योग है या भारत के सखर घरेलू उद्योग में लगभग 2.3% का योगदान देता है और यह उद्योग औद्योगिक उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। दूसरा है कि इसे 1996 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसमें न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला का उदाहरण है। पहला है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है और इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में है। तो इसका विकल्प नंबर, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला के सबसे प्रतिष्ठित उदाहरणों में से एक है और यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 1911 में मुंबई में राजा लॉर्ड फाइव और रानी मैरी के दौरे की स्मृति में बनाया गया था। और संरचना जो है इंडो सरसेनिक वास्तुकला का मिश्रण प्रदर्शित करता है जो भारतीय, इस्लामी और गोथिक शैलियों के तत्व को जोड़ती है।